हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में केपलर के नियमों का अध्ययन करेंगे और इन नियमों पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल प्रश्नों को हल करेंगे। चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, केपलर के 3 नियम होते हैं। पहला नियम आपके सामने दिया गया है, कक्षाओं का नियम। इसमें क्या होता है, सभी ग्रह दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं तथा सूर्य इसकी एक नाभि पर स्थित होता है। यानी ये सूर्य है, और जब सूर्य की कोई भी ग्रह परिक्रमा करता है इस तरह से, तो पथ जो बनेगा, उसका रास्ता जो बनेगा वो दीर्घवृत्तीय होगा, जिसमें दीर्घवृत्त की जो है 2 नाभियां होती हैं, S1 S2। तो यहाँ या S डैश मान लेंगे हम। तो उसकी एक नाभि पर सूर्य स्थित होता है और दीर्घवृत्तीय पथ पर ग्रह परिक्रमा करता है इस तरह से। ये कक्षाओं का नियम है। दूसरा नियम है इसका क्षेत्रफलों का नियम। क्षेत्रफलों के नियम में सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती हैं। यह क्षेत्रफल का नियम होता है। जैसा कि मैं आपको बताऊं इसको डायग्राम के अनुसार, कि आपके सामने एक चित्र बनाया है मैंने इस तरह से। देखिए, ये इसमें सूर्य एक नाभि पर है और इसमें जो है आपका ग्रह इस तरह से परिक्रमा कर रहा है सूर्य की। तो ये मान लीजिए, इसमें देखो एक भाग छायांकित किया है इधर, ये वाला, और एक इधर किया हमने, ये वाला। ये तो 2 क्षेत्रफल हैं इसमें, लेकिन दोनों में क्या खासियत है कि ये भी डेल्टा टी समय में बनाया गया है, ये भी डेल्टा टी समय में बनाया गया है। तो डेल्टा टी समय में ये बनाया गया क्षेत्रफल, दोनों जगह डेल्टा टी समय लगा इन्हें, तो ये दोनों क्षेत्रफल समान होंगे, क्योंकि दोनों का टाइम बराबर है, इसलिए दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर होगा। ये डेल्टा ए है तो ये भी डेल्टा ए होगा। तो इसलिए समान समय में समान क्षेत्रफल तय करते हैं ग्रह, जिनकी क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। चलते हैं अगले नियम की ओर। तीसरा नियम आपके सामने है, जिसे कहते हैं हम आवर्तकालों का नियम। इसमें किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, परिक्रमण काल होता है आपका टी, तो टी का यहाँ पे वर्ग, उस ग्रह द्वारा अनुरेखित दीर्घवृत्त के अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। आर क्यू, ये आर क्या है, जो दीर्घ अक्ष है उसका आधा है, ये अर्ध दीर्घ अक्ष है ये। और इसे दूसरी भाषा में आपको मैं बताना चाहूं कि अगर मान लीजिए आपका इस तरह से ये सूर्य दिया है बीच में, और यहाँ पे कोई ये ग्रह है और इस तरह से घूम रहा है, तो ये समझिए या सूर्य से लेकर के पृथ्वी तक की जो दूरी है वो हमने ले लिया आपकी ए या आर, तो वो आपकी आर क्यू हमने यहाँ पे लिखी है। इसको जो परिक्रमण काल है इसका वो टी है, इसका वर्ग, और सूर्य से जो दूरी है इसकी, किसकी, उपग्रह की, ये वाला जो है ग्रह की, तो ये जो ग्रह है इसकी दूरी हमने यहाँ मान ली आर मान लिया, ए मान लिया। अगर हम आर मानते हैं तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यू लिखेंगे, ये आपका नियम होता है। इस नियम को हम दूसरी तरह से लिख लेते हैं कि T1 बट्टे T2 का होल स्क्वायर बराबर R1 बट्टे R2 का होल क्यूब। क्योंकि यहाँ हम जब प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट लेते हैं हम, टी स्क्वायर बराबर मान लीजिए के ले लिया और यहाँ आर क्यू है। अब हमारे लिए 2 कंडीशन ले लें ऐसे करके, T1 स्क्वायर बराबर के R1 स्क्वायर। दूसरी कंडीशन ले लें हम, T2 स्क्वायर बराबर के R2 का क्यू, यहाँ क्यू है ये वाला। समीकरण 1 और ये समीकरण 2 जब आपस में भाग कर देंगे तो के से के कट जाएगा और ये वाली कंडीशन आपकी निकल आएगी। जहां भी न्यूमेरिकल हल करना हमें, तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। और हमें इसमें बताएं कि जो आपका ये नियम है कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो कोणीय संवेग संरक्षण नियम होता है आपका J बराबर I ओमेगा।
और यहाँ यदि आई एक नियतांक मान लें तो जे बराबर जो जे होगा वो कोणीय वेग के अनुक्रमानुपाती होगा। लेकिन हम जानते हैं v बराबर आर ओमेगा एक आपका रिलेशन होता है रेखीय वेग और कोणीय वेग में, जिससे हम कोणीय वेग की अगर वैल्यू निकालते हैं तो v अपॉन आर आती है। अगर हम यहाँ ओमेगा की वैल्यू इसे लगा देंगे तो देखिए जे प्रोपोर्शनल v अपॉन आर यहाँ पे आ जाता है ये वाला। तो अगर हम पहली कंडीशन के लिए निकालेंगे तो v1 बट्टे r1 और दूसरी के लिए v2 बट्टे r2। ये आपका एक फॉर्मूला नया बन गया, v1 बट्टे r1 बराबर v2 बट्टे r2। इससे आप न्यूमेरिकलों को हल कर सकते हैं। जब कोई ग्रह के बारे में दे दिया जाए कि परिक्रमा कर रहा है, जिसकी वेग दे रखी है आपको इतने वेग से कर रही है, इसकी त्रिज्या इतना है, और कोई दूसरा ग्रह दे रखा है उसकी वेलोसिटी दे रखी है, तो उसकी मान लीजिए दूरी ज्ञात करा सकता है, या दूरी दे दी तो आपसे वेग ज्ञात करा सकता है, तो इसे वहां हम यूज कर लेंगे। एक और इसमें जो है हम डिस्कस करेंगे कि हमें जो ये नियम है कैसे निकालना है, इसे प्रूव कैसे करना है। तो हम जानते हैं कि सूर्य के चारों ओर जब कोई ग्रह चक्कर लगाएगा या परिक्रमा करेगा तो उसमें हम जानते हैं कि अविकेंद्र बल जरूर होगा, क्योंकि केंद्रीय जो आपकी जो वृत्तीय गति होती है उसमें अविकेंद्र बल होता है, और इसमें ये सूर्य रहेगा और ये आपका ग्रह रहेगा, तो इन दोनों के बीच में जो लगेगा बल वो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, वही बल हमें अविकेंद्र बल के बराबर प्राप्त होता है। तो हमने यहाँ अविकेंद्र बल बराबर गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर लिखा है। अविकेंद्र बल होता है आपका mv स्क्वायर अपॉन a, और गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो होता है आपका g m बट्टे a स्क्वायर। a स्क्वायर इसकी जो दूरी है ग्रह से लेकर के सूर्य की, और यहाँ पर आपका बड़ी एम पृथ्वी का सूर्य का द्रव्यमान है और छोटा एम ग्रह का द्रव्यमान है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ग्रह का द्रव्यमान यहाँ पर भी है और यहाँ भी है, ये दोनों कट जाएंगे, एक ए यहाँ से ये पावर कट जाएगी, तो आपका बचेगा क्या यहाँ पर देखिए v स्क्वायर बराबर आपका बचता है यहाँ पे gm अपॉन a। तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने लायक ये है कि कोई भी ग्रह अगर वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है इस तरह से, तो उसमें उसका वेग वो आपका m पर डिपेंड नहीं करता है, यानी कि उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ग्रह का द्रव्यमान कितना है छोटी m, और ग्रह का देखो यहाँ पे वेग कितना है gm अपॉन a, तो यहाँ कैपिटल m पर निर्भर कर रहा है, यानी जिसकी परिक्रमा कर रहा है उसके द्रव्यमान पर ही निर्भर करेगा वेग, न कि अपने द्रव्यमान पर निर्भर करे उसका वेग। तो ये आप नोट कर लें कि वृत्तीय कक्षा में अगर कोई ग्रह गति कर रहा है तो वह अपने द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, यानी उसका वेग अपने द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा, वेग केवल और केवल जिसकी परिक्रमा कर रहा है उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अच्छा, इससे अगला बिंदु देखते हैं, v जो है चाल है, तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है, और एक चक्कर में चली गई दूरी होती है आपकी 2πr, और समय लगेगा एक चक्कर लगाने में वो होता है आपका आवर्तकाल, ठीक है, परिक्रमण काल। अब ये आपका v बन गया दूरी बट्टे चाल, ये आपकी क्या बन गया वेग बन गया, क्या बन गया वेग। तो v की वैल्यू हम यहाँ लगा देंगे से 2πr की जगह हमने यहाँ पे a माना है, देखिए क्या माना है a, तो हमने यहाँ पे a लगा दिया, ये 2πa अपॉन t हमने यहाँ पे मान लगा दिया है इसका। अब इसमें से हमें निकालना है t की वैल्यू, तो आप इस तरह से नोट कर लेंगे कि t को जब इधर ले आएंगे तो ये स्क्वायर लगाए तो टी स्क्वायर हो जाएगा, इधर देखिए हमने ये टी स्क्वायर यहाँ पे हो गया, और ये स्क्वायर से ऊपर जब वर्क करेंगे 2πa का तो ये 4π स्क्वायर a क्यू बना, क्योंकि एक a यहाँ है, जब ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए मैंने a क्यू लिख दिया है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे जो टी स्क्वायर है वो a क्यू पर निर्भर
कर रहा है। देखिए यहाँ पे ए क्यू है या नहीं, इसलिए हम कहेंगे कि टी स्क्वेयर प्रोपोर्शनल ए क्यू, यही आपका आवर्तों का नियम है, ये आपका प्रूफ हो जाता है। और इससे और आगे इसका निकाला जाए, एक प्रश्न उस पर और बनता है कि वृत्तीय गति करते हुए ग्रह का आवर्तकाल टी का सूत्र क्या है। तो वो आपका डिपेंड करेगा इसी से ही, इस स्क्वायर को उठा करके इधर अंडर लगा देंगे, बस यही इसका फॉर्मूला बन जाता है। ये आपका यहाँ पे आपका फॉर्मूला बन गया। और कहीं कहीं पूछ लेता है कि आवर्तकाल टी किस तरह से डिपेंड करता है इन दोनों के बीच की दूरी पर, तो वो प्रोपोर्शनली ए की पावर, वैसे तो आप जानते क्यू पर डिपेंड करता है, यहाँ स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ से स्क्वायर हम हटा देंगे, यहाँ से स्क्वायर हटा करके वो बट्टी में पहुंच जाता है यहाँ पे स्क्वायर, ये इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। इसमें से कई प्रश्न आपको मिलेंगे हल करने के लिए, तो आप इन्हें देख लेंगे। अगला आपके लिए टॉपिक है, फिर दोबारा से हमने जे बराबर आई ओमेगा ले लिया। यदि हम कहें कि I1 ओमेगा 1 लिखेंगे और I2 ओमेगा 2, एक कंडीशन के लिए, दूसरी कंडीशन के लिए, तो इस पे भी कुछ प्रश्न आपको मिल सकते हैं हल करने के लिए, तो आप इन पे भी ध्यान रखेंगे। अगर हम कहें ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन टी होती है, तो ओमेगा 1 की वैल्यू लगाएंगे तो 2 पाई अपॉन T1, ओमेगा 2 की 2 पाई अपॉन T2 लगा देंगे। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, बचता आपका क्या, I1 बटे T1 बराबर I2 बटे T2। ये भी ऐसा रिलेशन है, इस पर भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसको भी आप याद कर लेंगे। और अगर हम I की वैल्यू लगाते हैं, जो गोला होता है, पृथ्वी या ग्रह है वो गोला होता है एक तरह से, उसके लिए I की वैल्यू 2/5 mr² होती है। तो पहले गोले के लिए हमने R1 कर दी है, दूसरे गोले के लिए R2 कर दी है। तो जब दो गोलों के बीच में अगर हम कहें, यानी कि पृथ्वी है और एक कोई उपग्रह है, या सूर्य है पृथ्वी है, दोनों के बीच में लगाना है, सूर्य है या किसी ग्रह के बीच में लगाना है, तब भी यही आपका फॉर्मूला लग जाएगा, T1 बटे T2 बराबर R1 बटे R2 का होल स्क्वायर। इस पर भी आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं, इसको आप याद कर लें। ये फॉर्मूले छोटे मोटे हैं, इनसे जनरेट किए गए जे बराबर आई ओमेगा से। चलते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने देखें कि इसमें पहला प्रश्न दिया गया आपको, एक पुच्छल तारे की सूर्य से न्यूनतम व अधिकतम दूरियां दी गई हैं। दूरी का मतलब R, तो समझ लीजिए ये आपकी R1 है और ये आपकी R2 है। इन्होंने दे रखी है इसकी अधिकतम गति, गति का मतलब वेग। तो यहाँ पे आप डिपेंड देखिए, पहले क्या कह रहा है, ये न्यूनतम और अधिकतम दूरियां दी हुई हैं, तो ये आपकी V2 दे रखी है उन्होंने, अधिकतम गति और ये अधिकतम दूरी। तो आपको इसमें निकालना क्या है, इसकी न्यूनतम वेग निकालनी है। क्या निकालनी है, न्यूनतम वेग। तो इसका मैंने आपको फॉर्मूला भी देखो बताया था यहाँ पर V और R में। देखिए V1 बट्टे R1 और V2 बट्टे R2, ये फॉर्मूला आप यहाँ पर लगाएंगे और इसे हल कर लेंगे। V1 बट्टे R1 बराबर V2 बट्टे R2, ये इसका फॉर्मूला है, इसमें आप इसे रख लेंगे। तो V1 की वैल्यू कितनी है, 7 गुणा 10 की घात 7 बट्टे R, नहीं ये आपका जो है R1 है, तो V1 हमें निकालनी है। तो V1 बट्टे R1 की वैल्यू 7 गुणा 10 की घात 7 बराबर V2 की वैल्यू आपको दे रखी है 6 गुणा 10 की घात 2 बट्टे R2 ये वाली आपको दे रखी है 14 गुणा 10 की घात 9। आप इसे हल करेंगे तो देखो 7 से इसे काटेंगे आप 2 बार, 2 से इसे काट देंगे 3 बार। अब पावर रह गई आपकी
10 की घात यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, तो कट के केवल यहाँ 2 रह गई और 2 घात से 2 घात कट गई, केवल आपका 3 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपके। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है किसी उपग्रह का कक्षा में परिक्रमण काल होता है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले आपको फॉर्मूला बताया था, टी बराबर अंडर के अंदर 4 पाई स्क्वायर ए क्यू, यानी कि आर क्यू, यहाँ आर है तो आर क्यू रूप में लिख लीजिए, बट्टे जी एम। तो ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, ये ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, केपलर्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यू इज बेस्ड अपॉन द कंजर्वेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब आप बताइए, इसमें मैंने आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले कि इसका जो है सेकेंड लॉ का मतलब यहाँ थर्ड लॉ है ये अपने में, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यू उन्होंने लिख के बताया, इसलिए थर्ड की जगह सेकेंड भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो वहाँ है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, कौन सा है, कोणीय संवेग संरक्षण नियम, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है इसमें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, यदि पृथ्वी को संपीड़ित कर दिया जाए और उसकी त्रिज्या अचानक आधी कर दी जाए जबकि उसके द्रव्यमान में कोई भी हानि नहीं होती, तो आप बताएंगे कि दिन कितने घंटे का होगा, दिन कितने घंटे का होगा, जो कि हमारे 24 घंटे का होता है नॉर्मली, वो इसकी जो है अचानक त्रिज्या अचानक आधी कर दी जाए, उस कंडीशन में आपको तय करनी है। तो देखो मैंने एक आपको फॉर्मूला लिखाया था, T1/T2 बराबर होता है आपका R1/R2 का होल स्क्वायर। ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था। तो इसमें आप मान लगा लेंगे, T1 24 घंटे, T2 ज्ञात करना है क्योंकि 24 घंटे का हमारे पास दिन होता है, और T2 हमें ज्ञात करना कितने घंटे का दिन रहेगा जब उसकी त्रिज्या आधी कर दी जाती है। तो मान लीजिए शुरुआत में उसकी त्रिज्या थी R और बाद में उसकी त्रिज्या हमने कर देते हैं R/2, और ऊपर से लगा आपका यहाँ पे होल स्क्वायर। R से तो R कट गया, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा यहाँ पर। तो संख्या बचती है आपकी 24/T2 बराबर 2। इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे या इससे से काट देंगे तो ये 12, सॉरी थोड़ा ध्यान देंगे, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, लेकिन 2 का वर्ग करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ आप 4 लिखेंगे बट्टे 1 मानेंगे, और 4 से 24 को काटेंगे तो 6 बार कटेगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके टी की वैल्यू आप निकाल लेंगे, टी बराबर 6। तो अब ये 6 घंटे आएंगे, क्या आएंगे, घंटे, 6 घंटे। तो देख लीजिए इसमें ऑप्शन में कौन सा आ रहा है, ए ऑप्शन इसका सही आ रहा है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि त्रिज्या इसकी आधी कर दी जाए अचानक और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन न किया जाए तो आपका जो है दिन 6 घंटे का रह जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, एक ग्रह किसी स्थूल तारे के चारों तरफ वृत्ताकार कक्ष जिसकी त्रिज्या r है में t आवर्तकाल से परिक्रमण कर रहा है। ग्रह व तारे के बीच गुरुत्वीय आकर्षण बल 1/r² के समानुपाती है। जो गुरुत्वीय आकर्षण बल होता है F बराबर वो होता है Gm/r² के। तो ये तो नॉर्मली वही फॉर्मूला है जिसे हम यूज करते हैं
तो इसमें से देखिए 1/r के अनुपाती बता रहा है, तो सही है। तो हमारा जो नियम है वही नियम रहेगा इसमें। तो इसने पूछा है तो इसमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो हमारे जो नियम है इसका तीसरा आवर्तकालों का नियम, वो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यू के बराबर होता है, या फिर टी प्रोपोर्शनल आर की पावर 3/2 होता है। लेकिन यहाँ पर टी स्क्वायर दी हुई है, टोटल टी में कोई दिया नहीं है, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यू के बराबर होता है। इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, किसी उपग्रह का वृत्तीय कक्षा में रैखिक वेग है। तो रैखिक वेग जो होता है वो इसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती, मैंने आपको बताया था किसी उपग्रह का वृत्तीय कक्षा में, किसमें, वृत्तीय कक्षा में वेग उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, जिसकी परिक्रमा करता है उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो इसके द्रव्यमान से स्वतंत्र रहता है। यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी वाला। बी ऑप्शन इसमें सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक उपग्रह आर त्रिज्या के वृत्तीय कक्ष में गतिमान है, इसका कक्षीय आवर्तकाल अनुक्रमानुपाती होता है। बहुत सिंपल है, वही आवर्तकाल टी डिपेंड करता है आर के 3/2 पर। ये मैंने आपको बताया था, वही ऑप्शन देखो सी में दे रखा है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे, केपलर का गृहगत का तृतीय नियम बतलाता है कि सूर्य का ग्रह का सूर्य के प्रति आवर्तकाल टी अनुक्रमानुपाती होता है। जस्ट अभी आया था टी प्रोपोर्शनल आर की घात 3/2, और कहीं कहीं हम टी प्रोपोर्शनल आर की जगह पे ले लेते हैं ए, वो 3/2। आर हो या ए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3/2 होती है पावर आर या ए की। ऑप्शन नंबर सही हो जाता है इसमें सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। द डिस्टेंस of two planets of the sun are 10⁻13 and 10⁻12। यानी ये कह रहे हैं दो ग्रह हैं जिनकी जो है दूरियां दे रखी हैं सूर्य से, और रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ दीज प्लेनेट, इनके टाइम पीरियड का जो है क्या रेशियो रहेगा वो आपको निकालना है। तो इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यू। तो दूरियों का दे रखा उन्होंने, अगर हम इसे ऐसे लिख लें या 3/2 लिख लें, यहां से 2 को हटा दिया जाए तो दोनों की बात एक ही है। तो इसमें आप देखिए, हम अगर ये कहें, इसे नियम को लिख लें, T1/T2 बराबर होगा R1 बट्टे R2 की पावर 3/2। तो R की पावर कितनी दे रखी है उन्होंने, R1 की पहली वाली दी है उन्होंने 10 की पावर 3 ने 13, और दूसरी दी है 10 की घात 12 और 3/2। इसी जब हल करेंगे तो ये 12 घात इसमें कम हो जाएगा, केवल 10 बचेगा। अगर 10 की घात, ये 3/2 का मतलब होता है 1.5 घात, इसे लिखते हैं हम 1.5 घात को इस तरह से, एक घात ये हो गई और आधी घात ये हो गई। 3/2 का मतलब ये होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें होता है सही सी। या फिर ऐसे करें, 10 बचा, 10 का क्यूब कर लेंगे तो 1000 आएगा, और 1000 का वर्गमूल लेंगे तो 10√10 आता है। कैसे भी कर लीजिए, आपके समझने के लिए जैसे अच्छा लगे आप ऐसे हल कर सकते हैं इसे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका।
चलते हैं अगले प्रश्न के लिए, जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है आपके लिए। केपलर के दूसरे नियम का रिजल्ट क्या है, इसमें से देखेंगे, बताइए। ऊर्जा संरक्षण का, गलत है। रेखीय संवेग संरक्षण का, ये भी गलत है। कोणीय संवेग संरक्षण का, हाँ, कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्रों को ये वीडियो शेयर कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।